कैसे हुआ? आज आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि उससे संबंधित प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आज का हमारा टॉपिक्स है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे अगले वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बात को बताए थे और बचे बातों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो सिंपल है, तो देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो समीकरण के ऐसे युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो समीकरण के ऐसे युग्म जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखते हैं बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो समीकरण के ऐसे युग्म जो हमेशा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो है इस प्रकार का होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हमारा इसी तरह का होता है a1x b2y c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हमेशा इसी रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे अब हम लोग विचार करेंगे कि हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि दो समीकरण दिया हो तो दो समीकरण में जो हमारा एक होगा पहला समीकरण और एक होगा हमारा दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण में x के बगल में a1 का मान है, y के बगल में b1 का मान है और लास्ट में c1 का मान है। यह बताता है a1 का मतलब a1 यह बताता है कि a जो है पहले समीकरण का है, b1 का मतलब हुआ पहले समीकरण में b का मान, c1 मतलब पहले समीकरण में c का मान। उसी तरह यहाँ a2x है, a2x बताता है कि x के बगल के जो मान है a2 का वह दूसरे समीकरण से a का मान है। b2y का मतलब हुआ दूसरे समीकरण से b का मान है, c2 का मतलब हुआ दूसरे समीकरण के c का मान है। जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन हम लोग बताते हैं आपको और आपको बताना है कि a1 का मान कहाँ होगा, b1 का मान कहाँ होगा, c1 का मान कहाँ होगा। जैसे एक समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों इसमें पूछा जाएगा कि आपको इसमें a1 का मान क्या है। a1 a के साथ अगर कुछ भी लगा हो, 1 हो या 2 हो, उस पर विचार करने से पहले हम लोग दिए गए दोनों समीकरण में पहले समीकरण को नंबर 1 और दूसरे समीकरण को नंबर 2 लिखेंगे। इससे हमारा डाउट क्लियर क्या होगा कि अगर a1 पूछा जाता है, a1 अगर पूछा जाएगा तो हम लोग a1 का मतलब हुआ पहले समीकरण में जांचना है। अगर a2 रहता तो हम लोग केवल दूसरे समीकरण पर देखते। तो a1 मतलब पहला समीकरण में देखना है a का मान। तो पहला समीकरण हमारा यह है और इसमें a का मान देखना है। तो a का मान हमेशा x के बगल में होता है। तो x के बगल में a का मान है तो मतलब x के बगल में a का मान 2 है, लेकिन पहला समीकरण है इसलिए इसको a1 लिखते हैं, अर्थात a1 के मान 2 हो गया। a2 का मतलब हुआ दूसरे समीकरण से a का मान। तो दूसरा समीकरण हमारा यहाँ है, दूसरे समीकरण से a का मान। तो a का मान कहाँ है, तो दूसरा समीकरण यहाँ है और a का मान हमेशा x के बगल में होता है। तो कितना हुआ 3।
अगर हमारे पास C2 का मान पूछ दिया जाए कि बताओ कि C2 क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। C2 का मतलब हुआ दूसरा समीकरण में, यहाँ C के बगल में 1 होगा तो पहले समीकरण में देखेंगे, 2 होगा तो दूसरे समीकरण में देखेंगे। तो C2 मतलब हुआ दूसरे समीकरण में C का मान, तो दूसरा समीकरण हमारा यही है और इसमें C का मान अंतिम में होता है, तो अंतिम में हमारा 1 हो गया। अगर इसी में रहता B2 तो B2 का मतलब हुआ दूसरा समीकरण में B का मान, तो दूसरा समीकरण हमारा यही है। B का मान कहां होता है, तो अभी हम बताए हैं B का मान Y के बगल में होगा, तो B2 का मतलब हुआ दूसरे समीकरण में B का मान, तो दूसरा समीकरण यह हो गया। अब B का मान Y के बगल में होता है तो हमारा मान हो गया -4। हमेशा इस बात को याद रखिए कि x के बगल में a का मान, y के बगल में b का मान और अंतिम में c का मान होता है। तो चलते हैं बच्चों, अब हम लोग किसी भी समीकरण से a1 b1 c1 का मान निकाल सकते हैं। एक और समीकरण लेकर बताते हैं, xy + 3 = 0, 3x - y + 5 = 0। इसमें से अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए a1 का मान क्या होगा, a1 का मान क्या होगा, हम लोग सीधे आकलन करेंगे। a1 का मतलब हुआ पहला समीकरण में a का मान, तो पहला समीकरण हमारा यह हुआ, दूसरा यह हुआ, तो a1 का मतलब पहले समीकरण में a का मान, तो पहला समीकरण यह हुआ, इसमें a का मान खोजना है। तो a का मान हमेशा x के बगल में होता है, तो देखते हैं इसमें x के बगल में तो कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो उसको लिखते, अगर कुछ नहीं दिखाई देता है तो समझेंगे इसका मान 1 है। b1 उसी तरह b1 का मतलब हुआ पहले समीकरण में b का मान, तो पहले समीकरण हमारा यहाँ है। b का मान चाहिए तो b का मान हमेशा y के बगल में होता है, लेकिन y के बगल में यहाँ कुछ नहीं है, तो नहीं होगा कुछ, तो समझेंगे 1 है। फिर c1 का मतलब हुआ पहले समीकरण में c का मान, तो पहला समीकरण हमारा यहाँ है और c के मान लास्ट में है 3, तो यह हमारा c1 का मान हो गया। चलते हैं बच्चों, अब अगर आ गया C2 का मान देखना है, C2 दूसरा में C का मान, तो दूसरा हमारा यह है, C का मान अंत में होता है 5। अगर अब आ गया A2 बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, A2 मतलब दूसरा में A का मान, तो दूसरा हमारा यह है समीकरण, इसमें A का मान x के बगल में होगा, तो x के बगल में 3 है तो 3 हो गया। अब आ गया B2 का मान, B2 का मतलब हुआ दूसरे समीकरण से B का मान, दूसरा समीकरण हमारा यहाँ है और B का मान y के बगल में होता है, y के बगल में यहाँ कुछ भी नहीं है तो मानेंगे 1 है। अगर 1 मानते हैं तो 1 के पहले माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो देख लिए बच्चों, हम लोग किसी भी दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण में a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल सकते हैं। जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना अगर जान चुके हैं तो इस पर आधारित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसको अभी आप लोगों को हम बताते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पर ध्यान देना है, जो सूत्र बताते हैं इसी सूत्र के आधार पर बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखते हैं, सूत्र है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इसमें पहला करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं संगत है, संगत है, या इसी को बोला जाता है संगत। संगत पूछे तो संगत, कभी कभी इसी संगत को दूसरे हिसाब से पूछा जाता है कि इसका हल क्या होगा, तो इसका अद्वितीय हल होता है, इसका अद्वितीय हल होता है। कभी कभी इसी प्रश्न को पूछा जाता है कि इस तरह के समीकरण की रेखाएं किस प्रकार की होंगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब तीनों हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। अगर संगत असंगत पूछा तो संगत होगा, अगर हल पूछेगा तो अद्वितीय हल होगा, अगर रेखाएं पूछे जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। चलिए बच्चों, हमारा दूसरा नंबर सूत्र का हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
इसमें बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि यह जो है अगर दूसरा करता है तो इसको लिखते हैं हम लोग असंगत। इसमें होगा कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और यह जो है समांतर होता है, समांतर रेखाएं। अब चलते हैं बच्चों, तीसरा नंबर आ गया हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर सभी मान बराबर आ जाते हैं तो यह होता है संगत, और इसका अनेक हल होंगे, इसका अनेक हल होंगे। और यह रेखाएं जो है संपाती रेखाएं होंगे। तो यही बच्चों हम लोगों को जानना है। इसी टॉपिक्स के संबंध में हमको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो हम लोग इस सूत्र को देख लिए। अगर इस तरह का कंडीशन होता है सूत्र में तो संगत होगा, अद्वितीय हल भी कहा जाता है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब संगत असंगत के कंडीशन में संगत होगा, रेखा और रेखा के कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं, और हल के कंडीशन में अद्वितीय हल। जैसे हम लोग आप लोगों को बताते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके बताइए कि समीकरण युग्म 3x + 2y + 5 = 0, 4x + 3y + 4 = 0 संगत है या असंगत। बच्चों हम लोग देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके बताइए कि समीकरण युग्म 3x + 2y + 5 = 0 या 4x + 3y + 4 = 0 संगत है या असंगत जांचना। संगत असंगत जांचना है तो कैसे जांचेंगे संगत असंगत? तो संगत असंगत जांचना बहुत ही आसान है बच्चों। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, दिया गया है कि लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है कि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया है, तो दोनों समीकरण को लिख देंगे। तो लिखेंगे दिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या क्या दिया है, तो 3x + 2y + 5 = 0, 4x + 3y + 4 = 0। इतना पहले हम लोग लिख देंगे। जो दिया गया समीकरण है दोनों समीकरण को नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद नीचे लिखते हैं यहां a1 लाइन से हम लोग मान लिखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारा का मान लिखेंगे, तब सूत्र का अप्लाई करते हैं। a1 का मतलब होता है बच्चों पहले समीकरण से a का मान। पहला समीकरण हमारा यह है, इसमें a का मान कहां होगा, तो a का मान x के बगल में होता है तो 3 हो गया। b1 मतलब हुआ पहले समीकरण से b का मान, तो पहला समीकरण हमारा यह है, b का मान y के बगल में होता है 2, c1 का मान लास्ट में होता है 5। चलिए a2 का मान, a2 मतलब दूसरे समीकरण से a का मान, तो दूसरे समीकरण हमारा यहाँ है, a का मान x के बगल में होगा 4। b2 का मतलब होता है दूसरे समीकरण से b का मान, तो दूसरा समीकरण यह है और b का मान y के बगल में होता है तो हो गया 3। c2 का मतलब होता है दूसरे समीकरण से c का मान, तो दूसरा समीकरण हमारा यह है और c का मान लास्ट में है 4। तो बच्चों हमको सब चीज पता चल गया। पता चलने के बाद नीचे लिखते हैं कि अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपात की तुलना यही है सूत्र इसका, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। सूत्र बैठा दिए। बैठाने के बाद मान डालते हैं 3, a1 का मान 3 है, नीचे a2 का मान डालेंगे 4,
इक्वल टू b1 का मान 2 है, 2/3 बराबर c1 का मान 5 है, इसका मान 4 है। तो जैसे ही हम लोग टोटल मान डालेंगे तो शुरू वाले अंक से विचार करेंगे। 3/4 और 2/3 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो पहला कट रहा है। तो पहला कटने का मतलब हम लोग समझेंगे कि पहला जो कटा है वह यह बता रहा है कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है, मतलब पहला दोनों अंक नहीं है। तो पहला जब दोनों नहीं होगा तो यह होगा संगत। तो लास्ट में लिख देंगे अतः यह संगत है। क्यों लिखे हैं संगत? पहला जैसे ही करता है तो हम लोग लिखते हैं संगत, सेकेंड कटेगा तो असंगत, और कोई नहीं करता है तो संगत होगा। तो संगत असंगत बच्चों अगर जांचना होगा तो आप लोग इसी तरह से संगत असंगत की जांच कर लीजिएगा। कभी कभी यही संगत और असंगत के जगह आप लोगों को पूछा जाएगा कि अनुपातों की तुलना करके बताए कि समीकरण इतना का हल किस प्रकार का होगा, इतना का हल किस प्रकार का होगा। फिर भी हम लोग यहां तक तुलना करेंगे और हल के बारे में जैसे ही चर्चा आए तो देख रहे हैं यहां कि पहला कटा हुआ है, तो पहला कटेगा तो लिखेंगे अतः इसका अद्वितीय हल है, क्योंकि अद्वितीय की तरफ यह सूत्र में दिया हुआ है। तो बच्चों इसी तरह से या अगर पूछा जाए कि अनुपात की तुलना करके बताइए कि समीकरण युग्म इतना के द्वारा बनी रेखाएं किस प्रकार की होंगी, फिर भी हम लोग इतना तुलना करेंगे और रेखा का चर्चा आए तो पहला कटेगा तो प्रतिच्छेदी, रेखा का चर्चा आए तो यह प्रतिच्छेदी होता, हल का चर्चा आए तो अद्वितीय, संगत असंगत का चर्चा आ गया तो संगत होगा। अगर इसी में दूसरा करता हमारा, तो दूसरा करता तो इसको असंगत भी लिखा जा सकता है। अगर हल के बारे में पूछता तो लिखते कोई हल नहीं होगा, और रेखा के बारे में पूछता तो लिखते कि समानांतर रेखाएं होंगी। अगर सारा बराबर होता तो हम लोग लिखते अतः यह संगत है। हल के बारे में पूछता तो अतः इनके अनेक हल है। रेखा के बारे में पूछता तो लिखते अतः यह संपाती रेखाएं होंगी। तो बच्चों इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को बना लीजिए। इस पर आधारित एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को बनाकर बता देते हैं, और पुनः जब आप लोग बना लीजिएगा तो इस पर आधारित आप लोग एक्सरसाइज में जिस तरह के क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग बना लीजिएगा। बच्चों आप लोगों को HW के तौर पर यह प्रश्न को दिया गया है, जो आप लोग घर से बनाकर लाइएगा, और एक प्रश्न और आप लोगों को समझा देते हैं और उसको समझते हुए इन प्रश्नों को आप लोग कल सॉल्यूशन करके लाइएगा। अगले क्लास में इस पर चर्चा होगी। तो देखिए बच्चों, यह भी मेरा प्रश्न है, इसमें भी क्वेश्चन दिया होगा अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके बताइए कि समीकरण 3/2x प्लस 5y बराबर 3 तथा 4x प्लस 3y बराबर 2 संगत है या असंगत। संगत और असंगत के बारे में बच्चों बहुत सारे प्रश्न पूछे आते हैं। तो अब इसको संगत असंगत जांचना, कैसे जांचेंगे? सेम कंडीशन उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। पहले लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि क्या दिया है, तो दो समीकरण दिया है, तो लिखेंगे दिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या क्या दिया समीकरण, 3/2x प्लस 5y = 3 तथा यहां भी लिख सकते हैं, जगह के अभाव में हम नीचे ना लिखकर इस बगल में भी लिख सकते हैं 4x प्लस 3y बराबर 2। यही दिया है। जैसे ही दोनों समीकरण का हम लोग नोट करते हैं उसके बाद नीचे लिखते हैं यहाँ a1 का मान,
A1 का मतलब होता है पहले समीकरण से A का मान, पहला यह हुआ दूसरा यह हुआ। A1 मतलब पहले में का A का मान, तो पहला यह हुआ, A का मान x के बगल में होगा, तो यहाँ मान आ गया 3/2। B1 का मान, B1 मतलब पहले में B का मान, तो पहला हमारा यह हुआ, B का मान y के बगल में होगा तो 5। C1 का मान लास्ट में होता है 3। चलिए A2 का मान, A2 मतलब दूसरे समीकरण से A का मान, तो दूसरा समीकरण हमारा यह हुआ, A का मान x के बगल में होगा 4। B2 का मान, B2 मतलब दूसरे समीकरण में B का मान, दूसरा समीकरण यह है, और B का मान y के बगल में होगा जो कि 3 है। C2 का मान जो है लास्ट में होगा 2। जैसे ही हम इन सारे चीजों को नोट करते हैं उसके बाद नीचे लिखते हैं, तो अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना, मार्कर नहीं है, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, तो देखते हैं बच्चों, अनुपातों की तुलना करने का फॉर्मूला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। नोट करते हैं इसको, इंप्लाइज का साइन देंगे। A1 का मान 3/2 है बटा A2 का मान 4 है, इक्वल टू B1 का मान 5, इसका मान 3, C1 का मान 3/2 है। देखते हैं बच्चों, यहां हमारे पास 3 टॉपिक्स आ गए, तो 3 टॉपिक्स आ गए तो हम लोग करेंगे क्या, हम तुम लोगों को बहुत पहले बताए होंगे कि 3 टॉपिक्स आने के बाद यदि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से कटने वाला अगर होता है तो तीसरा पहले के साथ जाता है, अगर फर्स्ट सेकेंड टर्म से नहीं कटेगा तो तीसरा अंक दूसरा के साथ जाएगा। तो देख रहे हैं 3 से 2 नहीं डिवाइड होगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड से नहीं करता है तब थर्ड जो है सेकेंड के साथ जाएगा। कहने का मतलब है कि 3/2 है, तीसरा जो है दूसरे के साथ जाकर गुना करेगा, तो 2 से गुना हो गया बराबर 5/3 बराबर 3/2। अब क्या करेंगे अब हम लोग, तो देखते हैं यहां आ गया हमारे पास 3/4×8 इक्वल टू 5/3 इक्वल टू 3/2। कहने का मतलब पहला अंक दूसरा से नहीं, पहला अंक जो है वह दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब फर्स्ट कट रहा है। यह इसके बराबर होता तो इसको छोड़ देते आगे चलते, लेकिन यह इसके बराबर नहीं है इसलिए पहला कटिंग होगा। तो पहला जब कटिंग हुआ तो पहला कटिंग वाला हमें बताया था कि संगत होता है, तो लिखेंगे अतः यह संगत है। अगर दूसरा कटिंग होता तो असंगत और पूरा बराबर होता तो संगत। तो इसी के आधार पर बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे, और यह तीनों क्वेश्चन को आप लोग SW के तौर पर कल बनाकर लाइएगा। डाउट अगर आप लोगों को होगा इन प्रश्नों में तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, फिर उसका हम सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ही कर देंगे। तो रहने देते हैं बच्चों, अगला टॉपिक अगले वीडियो में बात करेंगे।